नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 12 बजे को है, वक्त हो गया है प्रहार का। आज प्रहार में बात होगी कि आखिर मुहर्रम के जुलूसों में शहर शहर संग्राम हुआ। देश भर में मुहर्रम पर जगह जगह बवाल से टेंशन बढ़ गई है। पिछले 2 दिन में यूपी, महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक मुहर्रम के जुलूस में फसाद की कोशिश की गई। अलग अलग शहरों में मुहर्रम के मातम को टेंशन में बदलने का प्लान बनाया गया। तो किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस में अलग अलग जगह पर तनाव हुआ, अलग अलग जगह पर किस तरीके से टेंशन बढ़ गई है, ये तमाम राज्यों की तस्वीरें हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन जगहों पर अलग अलग जगह किस तरीके से पुलिस की तैनाती हो रखी है ताकि किसी भी तरीके से कहीं कोई ज्यादा टेंशन ना बढ़े। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में ताजिया जुलूस के दौरान राजा बाजार में हंगामा देखने को मिला। कुछ शरारती तत्वों ने इसी दौरान तोड़फोड़ और लूटपाट की। दुकानदार के विरोध करने पर उपद्रवियों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई की और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हंगामे और बवाल को देखते हुए पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो पटना में किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रव हुआ, हमलावरों ने दुकान में रखे तमाम सामान को तोड़ दिया, फ्रिज किस तरीके से तोड़ा गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे में अलग अलग जगह पर किस तरीके का उत्पात मचाया गया है, जुलूस में बवाल हुआ, उसके बाद लूटपाट हुई और फिर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति को संभाला जा सके। बिहार की ये तस्वीरें हैं, बिहार में जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान उत्पात हुआ और किस तरीके का नुकसान एक दुकानदार की दुकान में किया गया, उसकी भी तस्वीरें हैं, जिसके बाद पुलिस बल वहां पर तैनात हुआ। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली और पटना के राजा बाजार के मदरसा गली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां किराना स्टोर में ताजिया के दौरान दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट के मकसद से दुकान को निशाना बनाया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे कुछ लोग लाठी डंडे से लगातार दुकान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं और हमले में दुकान का सामान टूटा। ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि आखिर एक जुलूस किस तरीके से हंगामे में तब्दील हो जाता है। हाथों में लाठी डंडे लिए हुए कुछ लोग दुकान पर लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। दुकान में जो सामान रखा था, खासतौर पर जो बाहर की तरफ फ्रिज पड़ा था, उसको किस तरीके से तोड़ा गया। तो अलग अलग जगह पर जिस तरीके से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है, खासतौर पर बिहार की ये तस्वीर, बिहार के रानी बाजार में एक दुकान में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, हंगामा किया गया। तो सवाल बार बार यही उठते हैं कि क्यों आखिर मुहर्रम के जुलूस को उत्पात का मौका बना दिया जाता है, क्यों आखिर इस तरीके का बवाल होता है। ये देखिए, ये रानी बाजार की एक दुकान की तस्वीरें हैं। लगभग 8 से 10 लोग एक साथ आते हैं, एक एक करके पहले हाथों में लाठी डंडे लिए हुए जो दुकान है वहां पर किराने की, उस दुकान में बाहर रखे हुए फ्रिज पर, दुकान के सामान पर किस तरीके से लाठी डंडे एक एक करके बरसाते हैं और दुकान को नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये 1 या 2 नहीं बल्कि लगभग 8 से 10 लोग इस तरीके से आते हैं, भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। दुकानदार जब उनके इस तरीके से जिस तरीके से वो दुकान पर बार बार हमला करते हैं, जब दुकानदार उसका विरोध करता है तो दुकानदार से भी मारपीट कर दी जाती है। तो ये इस तरीके की तस्वीरें बिहार के रानी बाजार से आई हैं। दरअसल उपद्रवियों के हमले में दुकान में रखा गया फ्रिज टूट गया। वहीं जब दुकान के मालिक ने लोगों को रोकना चाहा तो असामाजिक तत्वों ने उस पर भी लाठी से हमला कर दिया। पटना के राजा बाजार में देर रात हुई इस घटना के बाद तनाव का माहौल है। दुकानदार ने बताया कि किस तरीके से उपद्रवी वहां पर पहुंचे, उन्होंने तोड़फोड़ की, लूटपाट की और इसके साथ साथ दुकान में रखा हुआ सामान, खासतौर पर जो फ्रिज दुकान के बाहर रखा था, उसमें तोड़फोड़ की गई। और उसके बाद जब दुकानदार ने विरोध किया तो फिर दुकानदार की पिटाई कर दी गई। और दुकानदार का ये कहना है कि उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी इस तरीके से उसकी दुकान पर आकर हमला किया गया। हमलावरों ने कहा कि जुलूस आ रहा है, दुकान को बंद कर दीजिए। जब उसने शटर गिरा दिया, उसके बावजूद भी कुछ लोग पहुंचे और फिर फ्रिज को तोड़ने लगे। उसने बताया कि 3 से 4 लोग ही तोड़फोड़ कर रहे थे, बाकी के लोग जुलूस में थे। ऐसे में अगर जुलूस ही निकाला जाना है तो दुकानों को तोड़ने की आखिर क्या जरूरत थी, क्योंकि दुकानदार का यह कहना है कि उसको जब कहा गया कि जुलूस आ रहा है, दुकान बंद कर दीजिए, तो उसने शटर को गिराया, लेकिन गिराने के बीच में ही दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। बार बार उसकी दुकान पर लाठी डंडों से हमला किया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, वहां पर सीसीटीवी था और यही वजह है कि पूरी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक पता चल पाया। मुहर्रम निकाला गया तो फ्रिज हम बंद कर दिए थे, तो ऊपर से ढक्कन के ऊपर से वो जबरदस्ती मार के लाठी मारने लगे सब लोग। क्यों मारने लगे? बेमतलब का, मतलब वो निकल रहे हैं। खड़े थे? हाँ, हम खड़े थे, हम रोक रहे थे, हमको भी एक लाठी मार दी। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं।
तो भी हम पीछे थे पहले, जब वो लोग मारने लगा फ्रिज पे तब हम आए आगे हाथ रोकने के लिए कि रुको रुको रुको, तब भी हमको एक लाठी पेट पे मार दिया। पहले से कोई दुश्मनी हो? नहीं कोई दुश्मनी नहीं, वो कुछ लोग हैं बदमाश, उसमें वो लोग बदमाशी करते हैं। तो ऐसा मतलब कुछ आप किए होंगे जिससे नहीं हम कुछ नहीं, वो लोग आए बोले कि मुहर्रम निकल रहा, आप शटर गिरा दीजिए। हम शटर गिरा करके फ्रिज का ढक्कन लगा दिए और वो लोग उधर से मुहर्रम निकाले हैं तो उनको अपने रास्ते जाना चाहिए, तो फ्रिज पे ही मारने लगे। उस समय आप वहीं पे मौजूद थे? हाँ, हम पीछे में खड़े थे तब एकदम देख रहे थे? हाँ आपको भी लगी चोट? हाँ, हम जब रुकने लगे कि भाई रुको रुको रुको, फ्रिज पे लग रहा है, तो वो लोग कितने आदमी थे? 3-4 लोग मतलब मिलकर लगातार मारने लगे फ्रिज पे। तो दुकानदार की पूरी बात आपने सुनी। वहीं दुकान में लूटपाट और मारपीट के बाद जुलूस के दौरान भगदड़ का माहौल हो गया। कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस मामले की छानबीन करने में भी जुटी हुई है कि आखिर क्यों शरारती तत्वों ने दुकान को निशाना बनाया, और यही वजह है कि वहां पर सुरक्षा बल इस वक्त पूरी तरह तैनात है। मुहर्रम को लेकर पटना से सटे हाजीपुर में भी हंगामा देखने को मिला। ताजिया जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ। पुलिस ने जब डीजे बजाने से रोका तो विशेष समुदाय के लोग इसका विरोध करने लगे। बाद में पुलिस ने डीजे जब्त करके 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साई भीड़ ने ताजिया के साथ थाने का घेराव किया। तो राजा बाजार के बाद हाजीपुर में भी किस तरीके से हंगामा हुआ। दरअसल वहां पर जब डीजे बजाया जा रहा था, डीजे बजाने का जब विरोध किया गया, पुलिस ने डीजे बजाने से रोका, लेकिन वहां पर लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया। और उसके बाद जो जुलूस में लोग शामिल हुए थे वो ताजिया के साथ ही थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। ऐसे में अलग अलग जगह पर, खासतौर पर बिहार से जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये बेहद हैरान करने वाली है कि आखिर एक मुहर्रम के जुलूस में क्यों इस तरीके से उत्पात मच रहा है, क्यों इस तरीके की बार बार हिंसा हो रही है। जिस तरीके से राजा बाजार में एक दुकानदार की दुकान में तोड़फोड़ की गई, वैसी ही एक और अलग तस्वीर दिखाई दी हाजीपुर में, जहां पर जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में जब ऊंची आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जब पुलिस ने उसे बंद करने के लिए कहा तो लोग नहीं माने, और उसके बाद थाने का ही घेराव कर लिया गया, क्योंकि पुलिस ने डीजे को ही जब्त कर लिया था। और थाने के अंदर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों को बिठाकर बातचीत करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि अलग अलग जगह पर जहां पर भी मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। मुहर्रम को लेकर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर पुलिस को दरअसल सूचना मिली थी। जब पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन लिया तो भीड़ पुलिस से परमिशन की मांग करने लगी। डीजे बजाने की परमिशन दी जाए, ये कहा गया पुलिस से आकर। लोगों ने 4 घंटे तक नगर थाने के गेट में आगे ताजिया रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसडीओ हाजीपुर ने बैठकर लोगों को समझाया, उनसे बात करने की कोशिश की, मामले को शांत कराया, और उन लोगों को निर्देश भी दिया गया कि किसी भी सूरत में बिहार सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन उनको करना ही होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर उस जगह को खाली करा गया। तो पुलिस ने डीजे को जब्त किया। जब डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ, लोगों ने बाकायदा ताजिया गेट आगे थाने के गेट के बाहर रखकर थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने उनको समझाया, मामले को शांत कराया। और अब फिलहाल अभी वहां पर क्या अपडेट है, नीतीश चंद्रा से जानते हैं। नीतीश, इस वक्त क्या वहां पर स्थिति है? दोनों ही जगह की तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से हंगामा हुआ। अभी क्या स्थिति शांतिपूर्ण है या फिर अभी भी हंगामे के आसार हैं? देखिए, बिहार में अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुहर्रम के दौरान जिस तरह से वहाँ हंगामा हो रहा है, कहीं पुलिस के साथ लोग उलझ रहे हैं, तो कई तरह की तस्वीरें आ रही हैं। पटना के राजा बाजार में जिस शुभम किराना स्टोर के मालिक आशुतोष गुप्ता के साथ मारपीट की गई, उनका फ्रिज तोड़ दिया गया, और उसके बाद वहाँ पर कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। फिलहाल अभी शांति है, लेकिन जाहिर है चूँकि जुलूस आज निकलना है तो ऐसे में पुलिस काफ़ी अलर्ट है। और दूसरी जगहों पे जहां जैसे हाजीपुर की बात करें, वहां मुजफ्फरपुर की बात करें, वहां डीजे बजाने को लेकर पुलिस जब रोक लगाई, वहां जब्त करने की कोशिश की तो वहां लोग विरोध करने लगे। दरअसल जब ताजिया का जुलूस निकलता है उसके लिए एक लाइसेंस निर्गत किया जाता है प्रशासन की तरफ से, और लाइसेंस की शर्तों में इस बात का उल्लेख होता है कि आपको डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है, किस तरह से जुलूस जाएगा, किस और यही बात पुलिस ने ये समझाने की जब बातें कोशिश की तब भी लोग नहीं माने। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आपको बिहार सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है, वो गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस ने डीजे को जब्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए। वहीं बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी मुहर्रम पर हंगामा और बवाल देखने को मिला। मुहर्रम जुलूस के दौरान शहर के घंटाघर चौराहे के पास एक ही समुदाय के युवकों में जमकर लाठी, डंडे और लात घूंसे चले। जुलूस निकालने के दौरान लाठी डंडे चलाने का ये वीडियो खूब वायरल हुआ।
मुहर्रम के जुलूस के दौरान किस तरीके से एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इसी दौरान जब कानपुर में हंगामा हुआ तो एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इन लोगों में ही आपस में लड़ाई होने लगी, लात घूसे और यहाँ तक कि लाठी डंडे तक चलने लगे। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और कानपुर के बाद अब आपको अगली तस्वीर अमेठी की दिखाते हैं। यहाँ का भी एक वीडियो दिखाई दे रहा है जो 2 दिन पहले का है। दरअसल यहाँ पर मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए। हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है जैसे नारे लगे। अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। मुहर्रम के नाम पर कहां कहां बवाल हुआ, तस्वीरें देखिए। पटना, हाजीपुर, रांची, कानपुर, कोल्हापुर, अमेठी, यानी कि महाराष्ट्र, बिहार, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश है वो तमाम राज्य हैं जहां पर हंगामा देखने को मिला है। झारखंड की भी तस्वीर है, रांची की भी, जहां पर मुहर्रम के दौरान टेंशन बढ़ गया था। तो पटना की तस्वीर, हाजीपुर में किस तरीके से बवाल हुआ, इसके साथ साथ अमेठी में नारे लगे, कोल्हापुर में बवाल हुआ, वहीं कानपुर में भी जुलूस के दौरान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम पर शहर शहर जुलूस और ताजिया निकालने की परंपरा है। कई शहरों में जुलूस के दौरान हुड़दंगियों ने बवाल की साजिश की है। सबसे पहले आपको पटना के बारे में बताते हैं। पटना में जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। वहां पर एक शख्स की दुकान में तोड़फोड़ की गई। जब उस शख्स को दुकान बंद करने को कहा गया, लेकिन उसी दौरान तोड़फोड़ शुरू हो गई। इसके बाद हाजीपुर की बात करते हैं। हाजीपुर में जुलूस में डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, बाकायदा गाइडलाइंस के बारे में बताया, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। इसके बाद झारखंड की रांची की बात करते हैं। यहाँ पर वसूली के लिए दुकानदारों से मारपीट की गई। तो जुलूस के दौरान वसूली की कोशिश की गई, जिसके चलते दुकानदारों से मारपीट की गई। इसके बाद नवादा की तस्वीर, मुहर्रम में जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। फिलिस्तीन जिसको लेकर इस वक्त लगातार चर्चा हो रही है देश में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी फिलिस्तीन का नारा लगाया था संसद में। अब उसी के नारे मुहर्रम के जुलूस में लगने लगे। इसके अलावा कानपुर की तस्वीर, कानपुर में जुलूस में शामिल लोग आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही उनमें लड़ाई होने लगी। अमेठी में भी भड़काऊ नारेबाजी हुई। वहां पर धार्मिक स्लोगन लगाए गए कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना होगा। कोल्हापुर में अतिक्रमण अभियान पर हमला हुआ और उस दौरान हिंसा हुई। इसके बाद श्रीनगर की तस्वीर आपको बताएं। श्रीनगर में फिलिस्तीनी झंडे के साथ नारेबाजी हुई। तो फिलिस्तीन के नारे किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगाए गए। ऐसे में मुहर्रम का जुलूस में है, उसमें आखिर फिलिस्तीन की बातें क्यों गई, उसमें आखिर क्यों इस तरीके का बवाल बार बार हुआ। बिहार में बवाल सिर्फ मुहर्रम के जुलूस पर नहीं, बल्कि वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश साहनी के पिता की निर्मम हत्या के बाद बवाल को भी हुआ है। पुलिस से लेकर प्रशासन तक सवालों के घेरे में है। जीतन साहनी की हत्या के 24 घंटे के बाद भी हत्यारे पुलिस की पकड़ से अभी तक बाहर है। पुलिस ने अभी तक जीतन साहनी हत्या के सिलसिले में 2 संदिग्धों को कल हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द ही पूरे केस को सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस को हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी भी मिला है, जो जीतन साहनी के पड़ोस में लगा हुआ है। इस फुटेज में 4 संदिग्ध घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 2 लोगों ने जीतन साहनी से पैसा उधार लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही दोनों को हिरासत में लिया। वहीं सरकार के जीतन साहनी के हत्यारों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस घर से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल से हत्या की जांच कर रही है, फिर चाहे वो चोरी का हो या फिर आपसी रंजिश का, और किसी भी पहलू से इनकार पुलिस फिलहाल नहीं कर रही है। वहीं जांच के दौरान पुलिस को 2 सीसीटीवी मिले हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज 10 जुलाई का बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सीधे आकर जीतन साहनी के घर में घुस जाते हैं। पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मर्डर से इस सीसीटीवी का कोई लिंक है या फिर नहीं। इसी घर में लगे सीसीटीवी में एक और अहम तस्वीर मिली है, जिसमें वारदात से 2 दिन पहले संदिग्ध अपराधी जाते हुए और निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में दिखे ये 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरभंगा के विरौल इलाके के सुपोल बाजार में कल सुबह मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। हत्यारों ने जीतन साहनी की बेरहमी से हत्या की।
घर के अंदर जीतन साहनी का शव शत विशत हालत में मिला था। उनके शरीर पर धारदार हथियारों से कई वार किए गए। अभी तक की जांच के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी टीम बना दी है। पटना से एसटीएफ की टीम भी दरभंगा पहुंच चुकी है, जांच में मदद कर रही है। मामला हाई प्रोफाइल है, इसीलिए पुलिस पूरे मामले की बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। कल ही फोरेंसिक साइंस लैब की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा कर रही थी। पास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। मर्डर केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की गई थी कल, जिसकी कमान दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा को सौंपी गई है। इसके अलावा इस एसआईटी टीम में और कौन कौन शामिल है उनके बारे में आपको बताते हैं। काम्या मिश्रा जो कि एसआईटी की चीफ है, इसके साथ साथ 2 डीएसपी भी इस एसआईटी में बनाए गए हैं। साथ ही साथ 3 थानों के इंचार्ज को इस एसआईटी में शामिल किया गया और इसके साथ साथ 10 पुलिस ऑफिसर्स को भी इस एसआईटी में रखा गया है। ऐसे में इस एसआईटी पर बेहद गंभीर जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पूरे केस का निपटारा किया जाए, क्योंकि कल ही ये कहा गया था, पहले 8 घंटे का पुलिस की तरफ से वक्त कहा गया कि 8 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उसके बाद 48 घंटे कहा गया, फिर 72 घंटे तक बात पहुंची, लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी किसी भी तरीके से जीतन साहनी के हत्यारों का पता नहीं चला है। पुलिस को जीतन साहनी के घर से कई अहम सबूत मिले हैं। इनमें घर के अंदर 3 ग्लास, घर में खड़ी 3 बाइक्स और घर की अलमारी जो बाहर तालाब यानी कि घर के बैक साइड पर मिली है, वहां पर एक लाल रंग का बक्सा मिला है। दरअसल जीतन साहनी की जब हत्या हुई उसके बाद पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो घर के टेबल पर 3 ग्लास मिले, जो कि पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल मिली। वो मोटरसाइकिल किसकी है इसका पुलिस पता लगा रही है। और इसके साथ साथ घर के बाहर बैक साइड पर लाल रंग का एक बक्सा मिला है। उस लाल रंग के बक्से में कई तरीके के कागजात, पैसे, ये तमाम चीजें मिली हैं जो कि गीली हो चुकी थी। पुलिस उनका भी बाकायदा जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके के कागजात हैं। इसके अलावा घर के पीछे तालाब में जो अलमीरा मिला है उसकी भी जांच की जा रही है। तो लगातार हर चीज की जांच पुलिस कर रही है। एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। अभी जैसे ही एकदम पुख्ता हो जाता है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। ये मामला चोरी का है, ये माना जाए? नहीं, अभी तक नहीं। प्लीज ऐसा कुछ भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि चोरी का मामला है, इसका मामला है। उसकी घर के अंदर जब आप लोग गई तो क्या कुछ सामान गायब है, पैसे गायब हैं, कोई ऐसी बात? नहीं, जो एक संदूक था वहाँ पे वो पानी में फेंका हुआ था बाहर। घर के अंदर का जो संदूक था वो बाहर फेंका हुआ था। संदूक में क्या था? कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? संदूक में डॉक्यूमेंट्स थे, उसको सीज कर लिया गया है। जितने डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ जमीनी कागज थे, कुछ लेन देन के कागजात थे, उनको सीज कर लिया गया। पूछताछ चल रही है, अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही है। जैसे जितने भी लोगों से है 2-3 लोगों को हमने जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ अभी चल रही है। देखिए सारे एंगलों पे बात करिए, सारे एंगलों पे जांच चल रही है। जैसा कि आप प्लीज थोड़ा जैसे कि आप लोग को सारी चीज़ों में आप लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज़ को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे। हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दरअसल पुलिस को जीतन साहनी के घर के पास का एक सीसीटीवी मिला। पुलिस का यह मानना है कि यह सीसीटीवी मर्डर केस को सुलझाने में काफी मदद करने वाला साबित हो सकता है। पुलिस के मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग दिखे। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में से दिख रहे 2 लोगों ने जीतन साहनी से पैसे उधार लिए थे। एक संदिग्ध ने अपनी बाइक जीतन साहनी के पास लोन की सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी। बताया जा रहा है कि ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए जीतन साहनी से बात करने आए थे। इनमें से 2 लोगों के साथ मृतक की 2 दिन पहले कहासुनी भी हुई थी, जिसमें दोनों संदिग्धों को सबक सिखाने की धमकी दी थी। तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक-एक करके परतें खुल रही हैं, ऐसे में पुलिस अब हर एंगल पर जांच कर रही है और पुलिस किसी भी एंगल को निगलेक्ट नहीं कर रही है। तो बिहार की बात अब उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत सौंप दी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर 16 मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं और इन 16 मंत्रियों को सीएम योगी ने
10 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी। आपको अपडेट दे दें कि ये बैठक खत्म हो गई है। लखनऊ में सीएम आवास पर जो बैठक चल रही थी मंत्रियों के साथ, उसमें 16 मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की और उस बैठक में 10 सीटों के लिए 10 मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई है कि इन उपचुनाव में कैसे जीता जाए, किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि यूपी में करहल और सीसामऊ समेत 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी की 5 और एनडीए गठबंधन की 5 सीटें हैं। ऐसे में इन 10 की 10 सीटों को जीतने की बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे लोकसभा चुनाव में आए थे उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे योगी आदित्यनाथ पर भी और इसके साथ साथ किस तरीके से चुनाव लड़े गए थे उसको लेकर भी। लेकिन अब इन 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कोई भी कसर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी में 10 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उन 10 सीटों को जिताने के लिए सीएम योगी ने 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। आइए अब आपको बताती हूं कि योगी के स्पेशल 16 में कौन कौन से मंत्री शामिल हैं, किन किसको जिम्मेदारी दी गई है। अगर फूलपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ रवेर सीट की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण चौधरी को दी गई है। सुनील शर्मा को गाजियाबाद सदर की जिम्मेदारी दी गई है। मझवा की जिम्मेदारी अनिल राजभर के कंधों पर सौंपी गई है। साथ ही साथ करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह इनके कंधों पर सौंपी गई है और अनिल कुमार और सुमेंद्र तोमर को मीरापुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये मीटिंग जब खत्म हुई उसके बाद तमाम मंत्री एक एक करके मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बैठक आज योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई जिसमें 16 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर किस तरीके से इन 10 सीटों पर कितनी मेहनत की जाए, किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, उस पर भी चर्चा की गई है। और इन 16 के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि इन 10 की 10 सीटों पर इस बार एनडीए के खाते में दी जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसमें 5 सीटें वो हैं जिस पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 3 पर बीजेपी और 1 पर निशान। नीचे करो भाई, नीचे करो पीछे। अरे यार विधानसभा सीट आगे आ रही है थोड़ा सा। अरे यार क्या कर रहे हैं, आगे आ जाइए। अरे सिक्योरिटी साहब हल्का पीछे हो जाइए। अरे सिक्योरिटी भैया डाउन हो जाइए। आईडी नीचे कर लो, आईडी नीचे दाबो यार। भाई सिक्योरिटी हल्का पीछे हो जाओ। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई से लेकर बाकी बिंदुओं पर चर्चा। की तरफ से कौन रहा? मंत्रिमंडल की बैठक थी, मंत्रियों की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, मंत्रियों की बैठक। अच्छा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है? उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा हाँ। नेतृत्व परिवर्तन की बातें हो रही है। केशव जी का स्वतंत्र जी तो किस तरीके से मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें उन मंत्रियों को तमाम जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी उठापटक चल रही है, जिस तरीके से लगातार सियासी बवाल चल रहा है खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद, ऐसे में ये बैठक अपने आप में बेहद अहम हो जाती है क्योंकि अब सीधे सीधे नजर उन 10 सीटों पर है और जिस तरीके से फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। कल बुलडोजर के फैसले को वापस लिया गया, उस पर रोक लगाई गई। उसके बाद जो डिजिटल अटेंडेंस का मामला था उस पर रोक लगाई गई। ऐसे में लगातार अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, खासतौर पर इन उपचुनावों को लेकर। हम जीतेंगे सर। संगठन और सरकार को लेकर जो चल रहा है, किस तरीके से केशव जी भी कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। आज खास तौर से उपचुनाव को लेकर बैठक हुई थी जी। और इसी पर चिंतन मनन हुआ जी। जिस प्रकार से हम लोग आजमगढ़ और रामपुर जीते थे उसी प्रकार से 10 उपचुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो एक एक करके मंत्रियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आजमगढ़ जीता वैसे ही बाकी की जो 10 उपचुनाव के लिए जो सीटें हैं उन पर भी जीतना है और जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए, ये मंत्रियों की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ साथ सिफारिश पर टिकट ना मिले, ये बड़ी बात मंत्रियों ने अपनी मीटिंग में रखी है। तो जो जिताऊ उम्मीदवार है यानी कि वो उम्मीदवार जो स्ट्रांग हैं, जो जिताने के लायक हैं, जो लगता है कि अपनी सीट पर उनकी होल्ड है, जो जीत सकते हैं, उनको ही टिकट दिया जाए। ऐसे में कोई रिस्क इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ना ले, ये सुझाव तमाम मंत्रियों की तरफ से दिए गए, मंत्रियों की तरफ से सुझाव दिए गए। उन सुझावों को अब कितना माना जाता है ये आगे चलकर देखना होगा, लेकिन ये तमाम सुझाव
जो दिए गए हैं वो आज की बैठक में कि सिफारिश पर टिकट किसी को ना मिले, सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिले जो कि जिताऊ उम्मीदवार है, यानी कि जो जिताने लायक है, जिनका होल्ड अपनी सीट पर है। विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से फूलपुर और गाजियाबाद सीट पर बीजेपी को जीत दर्ज करने में दिक्कत नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जो 8 सीटें हैं उस पर योगी को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। उसमें करहल सीट सबसे अहम है, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने की वजह से उन्होंने ये सीट छोड़ दी है और इसी सीट पर यादव और शाक्य वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। यादव वोटर्स अखिलेश यादव के परंपरा वोटर्स हैं और लोकसभा चुनाव में शाक्यों का झुकाव भी समाजवादी पार्टी की ओर ही रहा था। ऐसे में करहल सीट योगी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी सीट की बात की जाए तो वो है अयोध्या के पास मिल्कीपुर सीट। ये सीट अवधेश पासी के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। अवधेश पासी यहां से सांसद बने हैं, यहां भी 80,000 से ज्यादा यादव वोटर्स हैं और इसी तरह कटहरी सीट की बात करें, ये एससी रिजर्व सीट है और यहां पर 68,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। कुंद्रकी सीट मुस्लिम बहुल सीट है। ये सीट जियाउर रहमान बर्क के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। बर्क संभल सीट से सांसद बने हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसपाऊ सीट भी समाजवादी पार्टी के पास ही है और यह भी मुस्लिम बहुल सीट है। यह सीट इरफान सोलंकी की अयोग्यता की वजह से खाली हुई थी। तो वहीं मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में है, जो कि जाट और गुर्जर बहुल इलाका है। ऐसे में यहां से चंदन चौहान सांसद बन गए हैं, जबकि मझवा सीट बीजेपी के संजय निषाद के पास है। यहां से विनोद कुमार बिंद विधायक थे, लेकिन अब वो भदोही से सांसद बन गए हैं और इसी सीट पर दलित वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, यानी कि बीजेपी को यहां भी दलित वोटर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। इसके बाद खैर सीट, जो कि बीजेपी के पास ही है, यहां से अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक रहे थे। यहां पर जाट और जाटव वोटर्स की भी लागत अच्छी खासी है। ऐसे में ये तमाम सीटें, खासतौर पर ये 8 सीटें बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि विधानसभा उपचुनाव योगी के लिए कितना अहम रखता है। इस चुनाव का उप रिजल्ट योगी के परफॉर्मेंस का आंकलन कैसे करेगा। अगर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ सभी 10 की 10 सीटें जीत लेते हैं तो उनके लिए यह बहुत अच्छा नतीजा रहेगा, यानी कि 10 की 10 सीटें, 10 on 10 नंबर्स योगी आदित्यनाथ को इन चुनाव में लेने होंगे। अगर योगी आदित्यनाथ 9-1 या फिर 8-2 पे रह जाते हैं, यानी कि 9 या 8 सीटें जीत जाते हैं, 1 या 2 सीटें हार जाते हैं, तब भी खतरा नहीं है उन पर, तब भी कहीं ना कहीं वो अपनी काबिलियत को साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर 8 से 2 से कम सीटें आती हैं, यानी कि अगर 7, 6, 5 इतनी सीटें आती हैं, तब उन पर खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इस वक्त हाईकमान की नजर उत्तर प्रदेश पर खास तौर पर है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ इन उपचुनाव में परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरीके का नतीजा आता है।